नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, धातु और अधातु। नवीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा है। आपने देखा है कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया है। अपने दैनिक जीवन में धातु अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। आपके विचार में कौन से गुणधर्म इन तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत किया करते हैं? किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है? हम इनके गुणधर्मों का विस्तार कैसे से अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणधर्म। धातु इन पदार्थों के भौतिक गुणों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इसके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता से देते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इन गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्रियाकलाप 3.2 आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप 3.3 आप देखेंगे कि धातुओं को पीट कर पट्टी चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धनता कहते हैं। सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनता धातुएं हैं। क्रियाकलाप 3.4 धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसको आप यह जानकर आश्चर्य होंगे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इनका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। 3.5 उपरोक्त क्रियाकलापों से पता चलता है कि धातु ऊष्माकृत सुचालक होते हैं। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर, कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के चालक हैं। क्या धातुएं विद्युत की चालन हैं? आइए पता करें। 3.6 अपने आवाज़ से देखा होगा कि किसी तार में आपके घर तक बिजली पहुंचती है। उस पॉलीवाइन क्लोराइड, पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या कोई आवाज़ आती है? धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि सोनोरस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की कौन सी बनी होती है? अधातु पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अधातु कुछ उदाहरण है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य है। इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस या फिर गैस होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातु में भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करें। 3.7 धातुओं का धातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। 3.1 लिखे गए प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु तथा अधातु के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निम्न रूप से निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कई अपवाद हैं। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में 3.2 से 3.24 पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। एल्यूमीनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या तात्पर्य? क्रियाकलाप 3.1 आपने देखा है कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलापों की जांच करते हैं। 3.9
लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण के लिए कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसी धातुएं ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अधिकांशतः धातु अधातु जल में घुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलनशील क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार के जल में घुलनकर प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा है कि कुल धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है तथा सोडियम की अपेक्षा या कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड अभिक्रियाशील का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रिया को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। 3.10 जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन के साथ धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं ऑक्साइड में जल में घुलनशील हैं वह जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल में के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। इनमें उत्सर्जन हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। उपरोक्त अभिक्रियाओं में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देते हैं। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह तैरना प्रारंभ कर देते हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं? आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं, लेकिन क्या सभी धातु इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए पता कराएं। 3.11 तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के साथ समीकरण लिखिए। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, जबकि NO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। उत्पन्न H2O को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित होकर हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम तथा मैंगनीज अति तन HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे बनती हैं? 3.12 अभिक्रियाशील धातुएं अपने कम अभिक्रियाशील धातु से को यौगिक के विलयन में या गलित अथवा अवस्था में विस्थापित कर देती हैं। पिछले खंड में हमने देखा है कि सभी धातुओं के अभिक्रियाशील समान नहीं होता है। हमने ऑक्सीजन जल अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों की अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। आपने अध्याय में विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है, वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इससे समझना बहुत आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। सक्रिय श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता और वही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे सक्रिय श्रेणी कहा जाता है। सक्रिय श्रेणी धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं?
ऊपर की क्रियाओं में आपने कई अभिकर्मों को साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी होंगी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। 9वीं के अध्याय में आपने अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्मरण कीजिए। आपने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों कुछ धातु आधात के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। साड़ी 3.3 हम देखते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है। यदि हम कोष में इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो एल कोष इसका बहुत्तम कोष बन जाता है, जिससे अस्थायी अटक उपस्थित हो जाता है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है। अतः सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट पूर्ण होने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्रदान करता है। क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं, इसके K में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके क्लोराइड ऋणांक Cl प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार के आदान प्रदान संबंध 3.7 स्थापित हो जाता है। विपरीत आवेशित होने के कारण सोडियम क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिति वैद्युत बल बांधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है, सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों में समुच्चय होता है। धातु से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। आप MgCl2 की उपस्थिति ऋणायन का नाम बता सकते हैं। आयनिक यौगिक को गुणधर्म 3.13 आयनिक यौगिक को गुणधर्म के बारे में जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करें। कुछ आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों पर अपने ध्यान केंद्रित कीजिए। भौतिक गलनांक क्वथनांक घुलनशीलता विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशील आवश्यक है। आयनिक यौगिक में जलीय विलयन में आयनिक उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह आयनिक विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों में गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं एवं विद्युत का संचालन करते हैं। धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भू प्रकृति धातुओं पर मुख्यतः स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे विलयन लवण उपस्थित है। पृथ्वी की भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातुएं काफ़ी मात्रा में होती हैं, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को आयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भू प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रिय श्रेणी की निचले वाली धातुएं सबसे कम अक्रियाशील होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एक सिल्वर अपने सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रिय श्रेणी की ऊपरी धातु KNaCl MgLi Ai Al इतनी अधिक अक्रियाशील होती हैं कि ये सभी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। सक्रिय श्रेणी की मध्य स्थित ZnFe अक्रियाशील मध्य होती है। पृथ्वी की भू प्रकृति में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं।
ऑक्सीजन की अत्यधिक क्रियाशीलता पर पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण होता है। इस प्रकार अपक्रियाशील के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अयस्कों की समृद्धीकरण। पृथ्वी में खनिज, अयस्कों की मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं, इन्हें गैर कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क में शुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों में गैर को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, अयस्क एवं गैस भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इन पृथक के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती है। अयस्क सक्रिय श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं में काफ़ी अभिक्रिया होती हैं। इन धातुओं में ऑक्साइड को केवल गर्म करने के धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबर मरकरी का एक अयस्क वायु में गर्म करने पर या सबसे मरक्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर मरक्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में उपचयित हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक के रूप से CuS के रूप में उपलब्ध तांबे को वायु में गर्म करने को इसके अयस्क अलग किए जा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, जिंक अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को सबसे उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट में धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में विपरीत हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के आयनों को भर्जन तथा निष्पादन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। भर्जन, निष्पादन। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण या अपचयन प्रकरण में आप पहले ही परिचित हैं। धातुओं को उनकी यौगिकों से प्राप्त करना अपचयन प्रक्रम है। कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु ऑक्साइड को धातु के अपचयन करने के अलावा विस्थापित अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनमें निम्न अभिक्रियाशीलता धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमीनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। क्या आप इन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है या विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं? इसमें उत्सर्जित ऊष्मा मात्रा अधिक होती है। धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया के साथ रेल की पटरी एवं मशीन पुर्जे दरारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया में थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इनमें कार्बन के साथ गर्म करने पर यौगिक प्राप्त नहीं होता किया जा सकता। कार्बन के साथ द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम आदि ऑक्साइड का अपचयन कर धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं में बाध्यता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाती हैं। क्रियाएं इस प्रकार हैं। धातुओं के परिपक्वकरण। ऊपर वर्णित विभिन्न प्रकार के अपचयन प्रक्रमों में धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इन अपद्रव्य होते हैं। इन्हें टकराकर ही शुद्ध धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु के नोएड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड
बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। 3.12 अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघटन किससे जब धारा प्रवाहित होती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलयन अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा विलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संचारण के अध्याय 1 में निम्नलिखित बातों पर ध्यान कर चुके हैं। आइए परिस्थितियों का पता करें जिनमें लोहे पर जंग लग सकती है। आप देखेंगे कि परखनली ए में रखे गए लोहे की कीलों में जंग लग गया है। परखनली बी सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है। परखनली ए कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है। परखनली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है। परखनली सी केवल शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इसमें लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में क्या कह सकते हैं? संचारण की सुरक्षा पेंट तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या 16 क्रोमियम लेप एनोडीकरण मिश्रित धातु बनाकर लोहे के जंग लगाने से बचाया जा सकता है। लोहे के इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशालेपन कहते हैं। इसके जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी एडिशन लेपित जंग वस्तु जंग से सुरक्षित रखती है। क्या आप इनका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की इच्छा विधि मिश्रण है। इस विधि से इच्छानुसार धातु के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अथवा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। गर्म लोहे पर सुगमतापूर्वक खींच जाता है। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलकर किसी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। या पदार्थ धातु अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रित कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्व निश्चित अनुपात में इसके विलयन किया जाता है। फिर ऐसे कमरे में ताप कर शीतलकृत किया जा सकता है। यदि ऐसे धातु को पारद तो इसके मिश्रित धातु को अल्मगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रित धातु की चालकता का गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र पीतल, ताम्र, टिन की मिश्र धातु कांसम विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। सीमा टिन की मिश्र सेल्डरन है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आपने क्या सीखा? अभ्यास